So, good morning, everybody. My name is Neha Negi, and I'm basically from Sirhan Bushahr, Rampur, district Shimla. And I have done my 12th from DAV Lakhal Bazaar. After then, I pursued my graduation in BSc Medical from DAV College Sector 10, Chandigarh. And I have done my post-graduation in History from Department of History, Punjab University. I think it's enough for my introduction. And now you can ask your doubts here, whatever question you have in your mind. So first of all, ma'am, very congratulations to you. Thank you so much, sir. तो मैम कंसर्न ये है मतलब जैसे हमारे एग्जाम अभी लाइन अप हो रहे हैं जिस तरीके से और हम देखते हैं मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन आने का जो पैटर्न चेंज हुआ है हाँ और मतलब अभी पहले तो नॉर्मल ये था कि आपका एक स्टेटमेंट है उसमें क्वेश्चन है अपना तो थ्योरेटिकल पढ़ना ज्यादा पड़ता है उसके लिए आपने क्या मतलब प्रैक्टिस किया? अच्छा, बेसिकली जैसे आप प्री की बात कर रहे हो ना, है ना? प्री में बेसिकली मेरा जो स्ट्रेटेजी रहा है वो बहुत सिंपल था कि मैं ना PYQs देखती थी कि कैसे मतलब एनालिसिस करती थी कि प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं. मतलब फ्रॉम द पास्ट 2 to 3 years आई थिंक जो पैटर्न है वो काफी चेंज हो रहा है और असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इस बार भी प्री में आई थिंक मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यही थे असर्शन और रीजन के ना. तो आपने उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपका मतलब चेंज के साथ आपने अपने आप को अडेप्ट करना है. आपने मतलब एक वही बेसिक स्टडी नहीं करनी है कि जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना कि ऐसे MCQ आएगा. मतलब आप कभी भी डायरेक्ट MCQs नहीं आ रहे हैं हिमाचल में भी, सब जो मतलब घुमा के आ रहा है. एवरीथिंग इज मतलब घुमा के पूछ रहे हैं. अब कमीशन बहुत इजी तो नहीं पूछ रहा टू बी ऑनेस्ट, तो घुमा के पूछ रहे हैं. उस हिसाब से आप ना एनालिसिस कर लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं. और बेसिकली जितने ज्यादा मेरे को लगता है कि आप लोग टेस्ट सीरीज दोगे मतलब अपने चाहे वो प्री के लिए चाहे मेंस के लिए, उतना ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज से एक सेल्फ एनालिसिस मिल जाती है और अपनी गलतियां पता चलती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं. जैसे प्री के केस में मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स को, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट क्वालिफाई करना है. अपने क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आने चाहिए उसमें. तो उसमें आपने क्या करना है कि एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है और नेगेटिव मार्क्स कम लाने हैं. और सी सैट पे अब मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सी सैट पे ही मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं मार्क्स. तो ये है उस चीज के लिए. मुझे लगता है कि मतलब एक आप पर्टिकुलर न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो ना. मैंने इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया था अपने टाइम पे. मतलब मैं इंडियन एक्सप्रेस से ज्यादा कनेक्ट हो पाती हूँ क्योंकि उसकी इजी है टू ग्रास्प, और उसमें एक अलग से एक्सप्लेन का सेक्शन आ जाता है पूरे पेपर, पूरा उसमें ना पेज पूरा आता है. अगर आप लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे तो इसमें क्या है कि डेली आप लोग नोट्स बना सकते हो, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है न्यूज़पेपर से. जो मतलब बड़ा इजी है, साइंस सेक्शन से आ रहा है, जैसे इसरो का कोई न्यूज आ रहा है तो आप वहां से बना लो नोट्स ना. और बाद में आप मैगजीन को एक पर्टिकुलर मैगजीन फॉलो कर सकते हो जो मंथली मैगजीन आती है. उसके बाद आप वो मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो इट्स लाइक वो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए हैं और मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हो तो आपका रिवीजन हो जाता है, वो एड ऑन हो जाती है. और हमारी मुझे लगता है ह्यूमन मेमोरी ऐसा है कि जितना आप उसको रिपीट करते रहोगे ना उतना ही वो आपके दिमाग में रजिस्टर होती रहती है चीजें. तो अच्छी बात है अगर आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हो ना डेली, तो वो आपको हेल्प ही करेगा इन द लॉन्ग रन. और वो मेंस में भी आपको काफी हेल्प करता है, क्योंकि मेंस में इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना फैक्ट्स और कितना मतलब स्टैट्स जो है ना वो स्टेट करते हो अपने आंसर पे. ये है. और आप खुल के पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है तो यार बहुत चुप चुप हो. अच्छा ये स्पेशली ना हम समझ उसमें आपने जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखा है ना वो कोई कहानी नहीं, कोई स्टोरी नहीं, सीधा डिटेल्स पे फोकस किया आपने. 2 लाइन लिखी है. बट जब हम उसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं मेंस को तो इतना डेटा आता नहीं. तो कितना टाइम लगा आपको डेटा कलेक्ट करने में? और क्या है ना बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और ऐसा देख के लग रहा है कि हाँ किसी ने लिखा है. तो आप भी तो नॉर्मल तरीके से शुरू किया होगा, नॉर्मल वे से शुरू किया होगा, तो कितना टाइम लगा और कैसे उस चीज को भी हम कर सकते हैं कि भाई नहीं वो खाली से डायरेक्ट उसी चीज पे फोकस करें. 86% ये है, 79% पीपल इसमें जो है अभी वो 90% जो अनस्किल्ड है, ऐसा सब प्रॉपर लिखा हो. तो आंसर देख के भी सर्विस जो वेरी गुड ये सब रिमार्क दिए हैं. तो कितना टाइम लगा आपको सब चीजें? ये पता है क्या है, मतलब जितना ज्यादा आप अपने मेंस के आंसर लिखोगे और इवेल्युएट कराओगे ना टीचर से, क्योंकि मतलब टीचर्स के आप अपने दोस्तों से भी इवेल्युएशन कर सकते हो. मतलब आपने आंसर लिख लिया तो आप अपने फ्रेंड को बोलो कि मेरा चेक करके दे दे. तो और पता है मतलब डेटा का क्या है कि इतना वास्ट है ना डेटा. जैसे इकोनॉमी का ही अगर मैं ले लूँ ना तो आप इकोनॉमिक सर्वे से भी डेटा उठा सकते हो. आप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी जो है उससे भी डेटा उठा सकते हो. तो आपने एक पर्टिकुलर मतलब रिलायबल सोर्स के ऊपर रिलाई करना है.
मतलब हर जगह से डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं, एक ही जगह से जो रिलायबल सोर्स है वहां से आपने डेटा इकट्ठा कर दिया और उसी को आपने ना चेक भी करना है, क्योंकि वो अपग्रेड होते रहता है डेटा, है ना, सब चीज अपग्रेड होती रहती है, तो उसी सोर्स को फॉलो करके उसकी अपग्रेडेशन करनी है। और मैंने क्या किया था, जैसे डेटा के लिए ना मैंने एक छोटी सी मतलब डायरी ले ली थी ना, तो उसमें मैं हमेशा डेटा जो मेरा अपग्रेड होता था वो डेटा लिखती रहती थी। तो मतलब मेरा तो बेसिक मंत्रा यही है कि जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे डेटा, उतना ही ज्यादा आप ना उसको अपने पेपर पे लिख पाते हो। ये है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके अप्रोच किया था, कितना टाइम लगा आपको फुल सेपरेट कोर्स को प्लान करने के लिए? मेरा मुझे टाइम पता क्या, मेंस के लिए मैंने आफ्टर प्री के बाद ही मैंने मेंस के लिए मतलब पढ़ा है, टू बी ऑनेस्ट। सारा जो भी पढ़ा है मैंने सुरेश सर की गाइडेंस के अंदर और कैलाश सर और अंकुश सर की गाइडेंस के अंदर करा है। और बेसिकली मेरा ये होता था, मतलब जो मेरा प्री हो गया था तो मेरे को प्री में मुझे इस बार श्योर शॉट था कि मेरा हो जाएगा क्लियर। उसके बाद मैंने ऑसम बैच स्टार्ट किया था सर के साथ ही, तो मैं सर के साथ ही सारे आंसर्स लिखती थी। और जितने प्री मतलब मैं मोस्टली मैंने आंसर राइटिंग पे फोकस किया, और जो मेरे को यहाँ से एनालिसिस मिली ना, स्टार्टिंग में मैं भी बहुत बेकार आंसर लिखती थी टू बी ऑनेस्ट। मतलब मेरा स्ट्रक्चर तो चलो ठीक था, बट मेरा आंसर राइटिंग थोड़ा ऐसे ही था, उबड़ खाबड़ सा। बट उसके बाद सर ने मेरे को बोला कि जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, आपको वो चीज लिखनी है जो आपसे आंसर में क्वेश्चन में पूछी गई है, तो उस पर फोकस करना है। आपने कहानियां नहीं लिखनी है, वो सही बात है। इंट्रोडक्शन में आपने कहानी नहीं लिखनी है, इंट्रोडक्शन में रादर आप ना डेटा दे दो उससे रिलेटेड, तो ज्यादा कैची लगता है आंसर। और मतलब आप लोग आंसर राइटिंग करते हो भी, है ना? आंसर राइटिंग में मतलब एक जो मैंने सीखा है सर से, अंकुश सर और कैलाश सर से, कि जहां पे भी आप अपना वे फॉरवर्ड दे सकते हो ना 8 मार्क्स और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में, वहां आपने भले ही ना अपने मेन पॉइंट को एक कट करके ना वहां पे वे फॉरवर्ड जरूर लिखना, क्योंकि उससे आपका आंसर को एक अपर एज मिल जाती है बेसिकली ना। मतलब क्योंकि सब एक जैसा फॉर्मेट ही लिखते हैं, इंट्रोडक्शन सब लिखते हैं, फिर बॉडी होती है, फिर कंफ्यूजन होता है ना। बट अगर आप अपना वे फॉरवर्ड देते हो कि जहां पे वे फॉरवर्ड देने का स्कोप है, ऐसा नहीं कि हर जगह वे फॉरवर्ड देना, जहां स्कोप है देने का वे फॉरवर्ड देते हो, तो आपका आंसर अलग लगता है थोड़ा सा, तो वहां पे आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी झलकता है उस आंसर में, तो आपका आंसर ना अलग लगता है लोगों से, ये है। और मतलब मैंने सच में मेंस के लिए आफ्टर प्री किया है, जितना भी किया है, ऑसम सीरीज ज्वाइन की थी इनकी, मेन सीरीज, मेगा मेंस, सब कुछ दिया है, वहीं से मैंने सब किया है। देखो ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू था, ठीक है। इससे पहले 3 अटेम्प्ट्स में प्री नहीं क्लियर कर पाई थी। वो एक ये भी था कि मैं थोड़ी केयरलेस थी, मतलब आई वॉज जेन्युइनली नॉट अ सीरियस एस्पिरेंट एट दैट टाइम। तो मतलब होता है ना उस समय, मतलब घूम भी लेती थी, सब कुछ कर लेती थी तो सीरियस नहीं थी इतनी। बट जब मेरे में सीरियसनेस आई और मैंने जो एनालाइज किया अपने 3 साल की जर्नी में, मैंने ये एनालाइज किया कि प्री तो आपका फर्स्ट लेटर है, कि वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो मेंस नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो फिर प्री के लिए मैंने अपने आप को क्या, मतलब मैंने क्या देखा कि मेरी ना एक्यूरेसी ठीक थी, बट एक लालच होता है ना हमारे अंदर कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा करने हैं, उस चक्कर में मेरे नेगेटिव बहुत हो जाते थे, है ना। जो मतलब जो मेरे को एक्यूरेसी मुझे पता था कि हाँ ये मेरे क्वेश्चन सही होंगे, वो मेरे सही होते थे, बट जहां मैं तुक्का लगाती थी ना, वहां हमेशा मेरे नेगेटिव हो जाते थे। तो कभी भी आपने ना ये नहीं सोचना है कि ये 90 क्वेश्चन करके आ रहा है तो मेरे को भी 90 ही अटेम्प्ट करने हैं। आप 70 अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी 65 की हो, 5 नेगेटिव हो, फिर भी आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेजर यही मेन पॉइंट है कि प्री में कभी भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को नहीं करना है कि मेरे को 90 करके आने हैं। आपने जितने करने हैं वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए, एक्यूरेसी पे फोकस होनी चाहिए, और जितने ज्यादा एमसीक्यूज कर सकते हो उतने ज्यादा एमसीक्यूज करने हैं, तभी मतलब बहुत अच्छा होगा आप लोगों का ये। अपार्ट फ्रॉम से आपने कौन और अदर कौन से सोर्सेज अप्लाई किए थे अपनी पढ़ाई की? मैंने तो बेसिक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ी है, जो मतलब एक यूपीएससी एस्पिरेंट और जो आप एचएएस एस्पिरेंट पढ़ते हैं ना, स्टैंडर्ड बुक्स, मैंने वही बुक्स पढ़ी है। और मेरा मानना ये है कि आपको नंबर ऑफ सोर्सेज पे ना रिलाई करके, अगर आप एक पर्टिकुलर सोर्स को ही पढ़ रहे हो ना, मतलब वो ये कि आप मास्टरी करो उस चीज के ऊपर जिसके ऊपर आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे मैंने एक ही बुक फॉलो करी थी, मैंने उसी को 10 बार पढ़ा, तो मेरे को याद हो जाता था प्री के टाइम पे कि जोगटा की सर की जो बुक है ना प्री के, तो उसपे पेज में कौन सी कहाँ पे क्या मिलेगा आंसर, मतलब वैसे है। तो मतलब आपने वही है कि आपने एक बार ही एक जगह पे 10 बार हथौड़ा मारना है, ये नहीं कि 10 जगह आप एक बार हथौड़ा मार रहे हो, ये है। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। मेरे को लगता है अगर हिस्ट्री आप एज एन ऑप्शनल चूज करते हो, वो सोने पे सुहागा ही है, क्योंकि जीएस के लिए आप पढ़ते ही हो, जीएस 1 के लिए इंडियन हिस्ट्री ना। और अगर आपका टू बी ऑनेस्ट हिस्ट्री में सच में इंटरेस्ट है, तो हिस्ट्री तो मेरे को लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मतलब है वास्ट है, बहुत ज्यादा पढ़ने को है, बट हिस्ट्री चूज करोगे तो अच्छा है। मतलब जिसका इंटरेस्ट हो, मेरे को लगता है वही पढ़ना चाहिए, अदरवाइज जो ट्रेंड में चल रहे हैं ऑप्शनल, जैसे सर बोलते हैं, वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा रिस्क भी रहता है ना, जो नहीं चल रहा अभी। इसी बार रिवाइव हुआ है हिस्ट्री, अदरवाइज हिस्ट्री में नंबर भी बहुत कम आ रहे थे।
मैम जीएसटी के लिए कोई क्वेश्चन? जीएसटी तो बेसिकली इकोनॉमिक्स है ना, सारी इकोनॉमिक्स है, यही है ना। तो इकोनॉमिक्स में आपने क्या करना है, जो आपका बजट और सर्वे आ रहा है उसको तो पक्का ही पढ़ना है, ठीक है। और बजट और सर्वे पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि सारा भी नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ चुनिंदा चीजें। आपको इसमें ये भी करना है, अपनी जर्नी में आपने ये भी देखना है कि आपको ना चॉइसेस रखनी है अपनी, ये नहीं है कि आपने सब चीज पढ़ना है, मतलब लिमिटेड चॉइस रखो, मतलब स्ट्रीमलाइन करनी पड़ती है अपनी प्रिपरेशन ना। जैसे मैंने शुरू के 3 साल सब पढ़ा, मतलब जो मेरे को दिख रहा था, यहाँ भी जीके है, यहाँ भी करंट अफेयर है, सब पढ़ रही थी। बट जब मैंने मतलब अच्छे से प्रॉपर फोकस होके पढ़ा, तब मुझे पता चला कि स्ट्रीमलाइन करनी पड़ती है चीजें, कम पढ़ो बट क्वालिटी वाइज पढ़ो। तो इकोनॉमी में आपका वही है कि आपने पहले तो स्टैंडर्ड अपने बेसिक तो क्लियर करनी पड़ेगी कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है ना, ये कर लिया। उसके बाद इकोनॉमी में कुछ है ही नहीं, उसके बाद सिर्फ आपका खुद का है। आपको कोई पूछेगा कि कैसे आप इनफॉर्मल सेक्टर को अच्छे से कर सकते हो, वो तो हमारा बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज है, वो हमको सबको पता होती है कि हम कैसे कर सकते हैं। बस उसमें आपने स्टैट्स डालने हैं, और स्टैट्स आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा, बजट से मिलेगा, सीएमआई के वेबसाइट से मिल जाएगा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इन सब से मिल जाएगा, ये है। और सबसे ज्यादा मार्क्स जीएस3 में ही आते हैं। अब जैसे हम देख रहे थे कि आ रहे हैं उसके क्वेश्चन, तो कैसे आप लोग के लिए इस ऑप्शन था कोई ऐसा जिसने उसके लिए जाना पड़ा उसे एंशिएंट और वेरिएबल इंस्टीट्यूट का फोकस करना और तो देखो मैं वही बोल रही थी कि जो पीवाईक्यूज है ना, वो एनालाइज करोगे ना आप, तो आपको देखेंगे, आप देखोगे जैसे यूपीएससी के केस में भी एंशिएंट और मेडिवल में पता है क्या पूछते हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म हर बार आता है क्वेश्चन। तो बुद्धिज्म जैनिज्म तो आपको पढ़ना ही है, इट मींस, ठीक है। जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है वो वही है कि आप पीवाईक्यूज एनालाइज करो, उसको देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो कुछ टॉपिक्स होते हैं वो जो रिपीटेड होते हैं, और जैसे मैंने ये भी नोटिस किया, जैसे जो मतलब कोई क्वेश्चन आ रहा है सपोज एंशिएंट हिस्ट्री का ना, उसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। उसमें से सपोज एक ऑप्शन आपका आंसर था और 3 ऑप्शन रह गए, तो अगली बार क्या होता है कि इन तीनों में से कोई क्वेश्चन बन जाता है, समझ रहे हो। तो जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसी में अगली बार का क्वेश्चन भी छुपा होता है कहीं ना कहीं। अगर आप यूपीएससी भी दोगे तो ये तो होता ही होता है यूपीएससी में, और स्पेशली हिस्ट्री में तो ये होता ही है। तो ये है, आपने वो फोकस करके पढ़ना है, सब मत पढ़ना, बट कुछ कुछ चीजें जैसे आप मेडिवल में पढ़ोगे तो मुगल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, भले अब तो निकल गई है बट स्टिल ना, और मतलब चोलास वगैरह ये सब जो है वो पढ़ना है। वो कुछ चीजें होती है वो ऑटोमेटिक पता चल जाती है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये। मेरे को लगता है कि ऑप्शनल का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, मेंस में, क्योंकि जीएस में लोगों के डिफरेंस मार्क्स में इतने नहीं होते, बट ऑप्शनल होते हैं जो आपको एक अपर एज प्रोवाइड करता है। तो जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, तो दिन में आप 1 घंटा भी अपने ऑप्शनल को दोगे ना, बहुत इनफ है, क्योंकि ऑप्शनल आप वही चूज करते हो जिसमें आप खुद तेज हो, वही है ना, ऑप्शनल में वही आप चूज करोगे जिसमें खुद तेज हो। तो दिन में 1 घंटा भी अपने ऑप्शनल को दोगे ना, मतलब मेरे को लगता है पढ़ना इतना जरूरी नहीं है जितना लिखना जरूरी है आंसर राइटिंग में, क्योंकि पढ़ते सभी है बट लिखता कोई नहीं है, उसमें ना आलस आ जाती है। तो मतलब आलस नहीं करना, जितना ज्यादा हो सके उतना लिखो। और आप लोग तो सिंस कोचिंग ले रहे हो यहाँ हो, तो सर से चेक कराओ अपने आंसर डेली, क्योंकि मतलब सर बहुत अच्छा फीडबैक भी देते हैं ना। ये है, ऑप्शनल के लिए डेली पढ़ सकते हैं, 1 घंटा ऑप्शनल के लिए तो निकाल ही सकते हैं, सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। सी सेट की मेरी अप्रोच ऐसी थी, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए ये है कि आप मतलब पहले एक बार तो बेसिक आपको सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वो ट्रिक्स वगैरह जो भी छोटी मोटी चीजें वो तो आनी चाहिए। बट सी सेट में भी ये है कि आप मतलब हफ्ते में एक पेपर तो सॉल्व कर ही सकते हो, जो पुराना पेपर है ना, एक पेपर सॉल्व कर लो, बस इतना ही है। सी सेट में इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, बट हफ्ते में एक पेपर सॉल्व करोगे दैट्स इनफ, हो जाता है सी सेट, इतना डिफिकल्टी नहीं है। आप कुछ पूछ रहे थे? मैंने मेंस के लिए जो सर की मेंस की बुक है वो पढ़ा, और सर के ऑसम नोट्स पढ़े, थोड़े बहुत खुद के नोट्स थे वो पढ़े, बस। मलोकरा मैंने ना प्री के लिए पढ़ा ना मेंस के लिए पढ़ा, टू बी ऑनेस्ट वो बहुत बल्कि बुक है इसलिए। एग्जाम के अलावा क्वेश्चन क्या ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि कभी आपको ऐसा लगता है कि यार आप एग्जाम कर लो शायद हो जाएगा, तो कभी ऐसा लगता है कि काम ना होगा नहीं तुझसे, बड़ा मुश्किल है, ऐसे कभी लगा? ऑब्वियसली मुझे करेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग, वो सबको ही होता है। जैसे आप लोग अभी हो ना जिस स्टेज में, मैं भी उसी स्टेज में थी, मतलब मेंस के टाइम में मैं इसी स्टेज में थी, मेरे को लगता था पता नहीं मेरा मेंस होगा कि नहीं होगा। और जब मेरा रिजल्ट आया, मैं उस वक्त घर पे थी, तो मैंने रिजल्ट देखा, पहले तो 16 ही बच्चे थे, मेरे को लगा मेरा पक्का ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा पहले ही मेंस था। फिर मैंने चेक किया, अच्छा मेरा रोल नंबर है,
तो मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स ना, कभी आपको लगता है कि नहीं मेरे से तो होगा, मैं कर लूंगा, कभी लगता है नहीं होगा, बट वही है जिसने हार नहीं मानी वो एंड तक चला जाता है, जो हार गया फिर वो ढूंढेगा कहीं और कि ये नहीं तो ये कर लेता हूँ। बट मेरे को लगता है जब तक आपके पास है एक अंदर से जील है ना कि करना ही करना है, कर सकते हैं, और डिफिकल्ट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मतलब अभी लगता है ना कि बहुत मुश्किल है, प्री भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, नहीं होता। एक बार आप कर लोगे ना उसके बाद लगता है नहीं मैं कर सकता हूँ, ईजी है। मतलब कभी हारना मत, मैं तो यही बोलूंगी, मैंने भी नहीं हारी इसलिए। अच्छा, कोई मेरे से पूछ रहा है मेरा स्कोर ऐसे में 55 था इस बार, मतलब, और मेरे टोटल 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। और एलाइड एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट मुझे भी नहीं पता विकास, अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो मुझे भी नहीं पता ये कब होगा एग्जाम। अच्छा, ये तो सबसे बड़ा डर होता है हिंदी का, क्योंकि इंग्लिश तो सब कर लेते हैं, क्योंकि 12th के बाद हमने मतलब 10th के बाद तो हिंदी सभी छोड़ देते हैं। जो हिंदी पढ़ता है, जैसे जिसने एमए करा होगा हिंदी में, वो होता है मास्टर हिंदी में। तो मैं अपना बताऊंगी ना, जब मैंने अपना मेगा मेंस दिया था ना, मेरे 25 मार्क्स थे हिंदी में, और मेंस के लिए सिर्फ 3 दिन रह गया था, और मैं इतना डर गई थी, मैंने बोला लो अब मेरा हिंदी में टक जाएगा। और मैंने सर को कॉल किया, मैंने बोला मतलब जो हिंदी के चेकर है ना, मतलब यहाँ के, वो शिमला के हैं मैम, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 25 मार्क्स दिए, और ऐसे में मुझे मतलब 30 में से ना उन्होंने 6 मार्क्स दिए थे, और मैंने इतना बड़ा ऐसे लिखा था, और मैं डर गई, मैंने सोचा अब मेरा हिंदी की वजह से अटक ना जाए। फिर मैंने सर को कॉल किया, मैंने बोला हिंदी तो मेरी अटक रही है, पर पता है हिंदी की भी ना मतलब वो ये स्ट्रेटेजी करनी पड़ती है। मतलब व्याकरण आपको पता है कि कितने 30 मार्क्स का व्याकरण आता है, तो उसमें क्या आता है, समास आता है, ठीक है, और रस वगैरह होते हैं। मैंने भी पहली बार ही पढ़ी थी, मैंने कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक ले ली, जैसे अब तो सर की बुक आ गई है ना, जोगता सर की, वो ले सकते हो आप लोग ना, तो मैंने अरिहंत की बुक ले ली, और मैंने जितने समास थे ना उसमें वो सारे समास रटे। और मतलब जब मेरा मेंस था हिंदी का, तो ब्रेक होता है ना इंग्लिश के बाद, मैंने बीच में बैठ के पूरा वो समास पढ़ा, और बाय लखनऊ 10 के 10 समास वही आए थे, मैंने रिपीट मतलब रिवाइज किए थे पहले पेपर से पहले। तो वो ये, आप ग्रामर पे ज्यादा फोकस करो, ग्रामर ऐसे, और मतलब मुहावरे वगैरह तो इजी होते हैं ना, वो आप कर लोगे आराम से, बट हिंदी को लाइटली मत लेना। मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल अभी भी जो मेरे साथ के ना, उनका हिंदी क्लियर नहीं हो पाया इस बार। मतलब हाँ। वही पढ़ रहे हैं, फिर एंड ऑफ द डे देखते हैं कि रिटेन उतना रह नहीं पा रहा है। फाइनली कितने सब्जेक्ट्स आएंगे, 2 3 या मुझे लगता है कि आपको आइडियली, मैं नहीं कह सकती ना, सबका अपना अपना ब्रेन है ना, बट क्या कहते हैं, बेसिकली क्या होता है कि आप ना वैसे पढ़ो जो आप रिटेन कर सको। पढ़ने को तो मैं सब पढ़ लेती थी पहले, मतलब एक दिन में मैंने सब पढ़ लेना है, GS1 भी GS2 भी। फिर मैंने देखा कि मैं पढ़ रही हूँ पर मुझे याद तो कुछ रह रहा नहीं है एंड में। तो दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ो, बट वही है कि एंड में आपको वो चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि रिटेंशन इज द की ना, जितना आपको रिटेन रहेगा उतना ही तो फायदा है। पढ़ के क्या होगा, फिर जितना मर्जी पढ़ सकते हैं दिन में, बट वो नहीं है, फायदा नहीं उस चीज का। इस हिसाब से जो सब्जेक्ट ले चलो जो है, हाँ, जो आप यहाँ पढ़ रहे हो वही आप अपने साथ पढ़ लो ना, वो ऐड ऑन हो जाएगा। यहाँ पढ़ रहे हो, घर में पढ़ रहे हो, मतलब 2 बार पढ़ लिया आप लोगों ने वो चीज, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है, वो 2 बार रजिस्टर हो जाएगी दिमाग में। जैसे एनवायरनमेंट पढ़ते हैं हम लोग, सोशल क्राइसिस पूरी पढ़ लेते हैं, कभी हम लोग ना इस सोर्सेज में हो जाते हैं कि हाँ यहाँ से भी पढ़ना है, थोड़ा ऑनलाइन भी पढ़ लेंगे, फिर ऊपर से इतनी मोटी बुक है, वो भी नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे इसको ऐसे हर सब्जेक्ट्स में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रॉब्लम आता रहता है कि हाँ ये भी पढ़ना है या छोड़ना है, ये इतना, वो कैसे पढ़ना है? वही तो डिवाइस करना है आपको अपने लिए कि मैं कैसे करूंगा। ठीक है, एनवायरनमेंट का क्या है, एनवायरनमेंट में तो कुछ है ही नहीं, इतना बड़ा पोर्शन था ही नहीं, बेसिक छोटी छोटी चीजें ही आती है एनवायरनमेंट से, वो तो बहुत बेसिक चीजें। मतलब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से, उनको तो मैं बोलूंगी कि एक बार आप 10th 11th 12th की पढ़ो साइंस की बुक, बहुत है, उससे हो जाता है। मतलब अगर आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना कि हाँ एनवायरनमेंट के लिए ये बुक पढ़ी जाती है, अगर आपने वही पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, बट मेरे को लगता है कि NCERT एनवायरनमेंट के लिए इनफ है, ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत उसमें। अपार्ट फ्रॉम आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व करे थे, इसके अलावा कोई ऑनलाइन सोर्सेज था जो PYQ के लिए आप मतलब यूज करते थे? मैं तो बहुत लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ी हूँ, मैं वही तो बोल रही हूँ कि ज्यादा से अच्छा है कि जो कम पढ़ रहे हो उसको ऐसे पढ़ो कि बस वो आपको मास्टरी करो ना। तो मैंने नहीं पढ़ा, ज्यादा सोर्सेज मैंने यूज ही नहीं किए, मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेज यूज किए हैं और PYQs किए, बस ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि जितना ज्यादा हाथ फैलाते उतना ही कम आती है चीजें, कम रखो और ज्यादा रखो, ही है।
और मुझे लाइव चैट तो दिख नहीं रही है। और खत्म हो गए क्वेश्चन। कंसिस्टेंसी अब ऐसा भी नहीं होता कि आप डेली पढ़ते रहते हो, हफ्ते में 4 दिन पढ़ोगे वो भी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, रोबोट तो है नहीं कि पढ़ते ही रहते। मतलब हफ्ते में 5 दिन 4 दिन भी कंसिस्टेंट रहे ना, जैसे मैं तो लाइब्रेरी जाती थी तो मैं सुबह से शाम तक सिटिंग लगाती थी, बट ऐसे नहीं कि सुबह से शाम तक चेयर में ही रहती थी, मतलब ब्रेक लो ये करो, मतलब बैलेंस है कि मतलब लाइफ का जो की है वो बैलेंस ही है। आपने हर चीज को बैलेंस करके देखना है, आपने पढ़ाई भी करनी है, बट ऐसा नहीं है कि आपने, लोग बोलते तो वैसे ना कि तपस्या कर लो, वो तपस्या मतलब ये है कि आपने बैलेंस कैसे ढूंढा है अपने जीवन में। मतलब क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, बेसिक नीड्स तो होती है, दोस्तों से बात भी करना पड़ता है, थोड़ा घूमना भी पड़ता है ना, एंजॉय भी करना पड़ता है, अदरवाइज फिर मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी, फिर पढ़ाई पे भी फोकस नहीं रहता। इसलिए बैलेंस ढूंढो अपनी लाइफ में कि किस तरीके से आपने घूमना भी है, पढ़ना भी है, समझ रहे हो ये है। 4 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के ना, प्रीलिम्स भी क्लियर किया, हम्म फिर अब एज काफी है, अटेम्प्ट 2 ही बचे, फिर घर वालों से प्रेशर है कि एचएस देख लो, तो ऐसा ही सही है, मतलब कंफ्यूज ही रहता है, इधर दोनों इसमें रहता है, कभी क्या करना है कि क्या करूं, एचएस की यूपीएससी। इसमें तो क्या कंफ्यूजन होगी, जहां पहले आपका पैर फंस जा रहा है वहां पैर फंसाओ। मेरा भी यही था, मतलब मैंने भी, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है, क्यों नहीं होता, घर वालों से प्रेशर तो होता ही है, अब क्या कर रहे हो इतने टाइम से बाहर रह रहे हो ना, तो ऑब्वियसली बात है एचएस कोई ऐसे है तो नहीं है कि खराब पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, अगर आप एचएस में अपना पैर फंसा लेते हो उसके बाद आप यूपीएससी भी दे सकते हो। ग्रैंड वेलकम हुआ मैम आपका बिल्कुल। ग्रैंड वेलकम हुआ, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हुआ ग्रैंड वेलकम। मैम आपकी प्रिपरेशन के टाइम आपने एक ही पेपर पे फोकस किया कि आपने और भी ऑप्शन अपने ऊपर रखे थे? जैसे इन्होंने बोला ना, मैं भी यूपीएससी वाली थी, मैंने भी खूब 2-3 यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए, फिर घर वालों ने बोला क्या कर रहे हो, कुछ निकल तो रहा नहीं आपका, क्योंकि एक तो यूपीएससी वालों का माइंडसेट भी हो जाता है ना कि कोई और एग्जाम नहीं देना, हम तो यूपीएससी देंगे, थोड़ा मेरा तो ऐसा ही था, है ना। तो फिर वो होता है कि फिर मैंने सोचा कि चलो एचएस क्यों नहीं करना, अपना स्टेट है, फिर मैंने एचएस की तरफ किया, तो फिर एचएस मेरे को लगा कि नहीं इट्स अ गुड पोस्ट, अच्छा है, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो एचएस किया। उसके बाद मैंने, मतलब 2 ही था मेरा, यूपीएससी और एचएस, यूपीएससी और एचएस बस। बाकी ऐसा नहीं, आप लोग दूसरे एग्जाम भी ट्राई कर सकते हो यार, मतलब जैसे जीएस के क्वेश्चन के हम आंसर तो देते हैं, तो भी क्वेश्चन में क्या आना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स मेन हमें फोकस करना है आंसर लिखने के टाइम, तो वो क्या क्या चीजें होती है जो मतलब जैसे सर बोलते हैं कि टाइम बहुत कम होता है आंसर देने के लिए, आप इतना सोचने के लिए, इतना आंसर देने के लिए, तो आपको क्वेश्चन में ऐसा क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ मैं अगर आंसर लिखूं तो मुझे ये चीजें में पॉइंट्स को ऐसे लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर रहता है। जैसे शुरू में जब मैंने यहाँ पे आंसर लिखना शुरू किया ना, मेरा आधा पेपर छूट जाता था, और मैंने फर्स्ट जब अपना, मतलब मैंने शुरू के 2 टेस्ट दिए नहीं, तो मैंने 3rd टेस्ट दिया था ना, तो मेरे उसमें 72 मार्क्स आए थे, तो मेरे को लगा मैंने तो बहुत ही गंदा स्कोर किया है, मेरे को लगा अब मैं क्या करूँ, फिर सर ने बोला नहीं ये इतना ही स्कोर आता है, 72 82 ऐसे ही स्कोर आते हैं ना। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो अभी तो आपको पता चल गया होगा जैसे क्रिटिकली डिस्कस में कैसे आंसर लिखना है, उसमें प्रोज कॉन्स दोनों लिखने हैं, डिस्कस में क्या करना है, तो आपने कीवर्ड पकड़ना है पहले क्वेश्चन का कि आपसे पूछा क्या है। अगर आपको बोला है कि एक्सप्लेन ये, कि चलो एक्सप्लेन या फिर डिस्कस अबाउट अशोका के जो भी वो है, ठीक है, मतलब मॉन्यूमेंट्स या स्ट्रक्चर्स का है, अगर डिस्कस बोला है तो आपने डिस्कस ही करना है उस चीज को कि हाँ उसमें ये 40 फीट का वो होता था, ठीक है, फिर यहाँ पे बैकस है, यहाँ पे शाफ्ट है, जो भी है, मतलब जो है वो डिस्कस करना है। आपने ना कीवर्ड पकड़ना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है। मतलब अगर आपको क्रिटिकली डिस्कस बोला है तो प्रोज एंड कॉन्स, कभी कभार क्या होता है हम कुछ देखते हैं ना क्वेश्चन में और वो हमको लगता है कि हाँ ये टॉपिक तो मुझे आता है और हम फटाफट आंसर लिख देते हैं, पर हमने ये नहीं पकड़ा होता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है उसमें। बहुत मतलब ये भी एक ट्रिक है, मतलब एक्साइटमेंट में ना कोई चीज में पता है तो हम उसी पे ज्यादा फोकस कर देते हैं। हाँ उसी पे फोकस कर देते हैं। जैसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं ना, जैसे आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 पॉइंट पूछा होता है उसमें, अब हमको क्या होता है कि कभी एक पॉइंट ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से आता है, हम ना वही पॉइंट पे फोकस करके वही सारा आंसर लिख देते हैं और बाद में मार्क्स पता है कितने आते हैं, 6 आएंगे, 5 आएंगे, फिर हमको लगता है हमने तो बड़ा अच्छा आंसर लिखा था। तो वो ये कि क्वेश्चन को पहले आपने अच्छे से पढ़ना है कि आपको पूछा क्या है। मतलब ओवर एक्साइटमेंट में हमेशा एक ही चीज पे फोकस नहीं करना है, बाय डायरेक्शनल होते हैं क्वेश्चन, कभी मल्टी डायरेक्शनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपने उसमें देखना है कि आपको पूछा क्या है क्वेश्चन। ये मतलब वही प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है क्वेश्चन पढ़ते वक्त, क्योंकि मैंने भी बहुत बार गलतियां की अपने टेस्ट सीरीज में। मतलब मुझे आता था ना तो मैंने जो आता था सब लिख देती थी, फिर बाद में पता चलता था ये तो गलत है। ये मैम आपकी
ऐसे में बेसिकली क्या होता था, ऐसे ना 20 नंबर का क्वेश्चन ही है, बट वो हो गया है 50 मार्क्स का, ये है ऐसे में, है ना। उसमें तो आपकी खुद की फ्रीडम है, आप कुछ भी लिख सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो, कोट्स डाल सकते हो। जैसे किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है ना, तो वो कोट्स याद रखता है, रिटेन होती है, किसी को कोट्स डाल सकते हो। और अपनी खुद की मतलब जितना ज्यादा आप क्रिएटिव हो सकते हो ऐसे में ना, वहाँ आपको फ्रीडम है। बट इतनी फ्रीडम भी नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा रेडिकल या एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच ले लिया। मतलब अपना जितना क्रिएटिव हो सके उतना क्रिएटिव ऐसे लिखना है। और अब क्या है, इस बार तो जो ऐसे आया था ना, वो सारे फिलोसफिकल एसेज आए थे। मतलब पार्ट सेकंड में एक डिजिटल बैंकिंग का ऐसे आया था, वो अच्छा था। बाकी तो फिलोसफिकल एसेज थे इस बार आए हुए, जो यूपीएससी फॉलो करते हैं बेसिकली। अदरवाइज हिमाचल में डायरेक्ट एसेज आते थे, तो इस बार थोड़े फिलोसफिकल एसेज थे। तो उसमें आप जितना ज्यादा क्रिएटिव हो सके उतना ज्यादा क्रिएटिव। और एक प्लस पॉइंट मतलब मैंने जो किया था अपने टाइम में, और सर ने भी आपको बताया होगा, जब आप ऐसे का कंक्लूजन लिखते हो ना, उससे पहले आपने अपना खुद का वे फॉरवर्ड भी लिखना है। मैंने तो यही मतलब किया, और मेरे को यही बोला था सर ने, क्योंकि ऐसे में वो ये जानना चाहते हैं कि आपका खुद का ओपिनियन क्या है इस बारे में। क्योंकि देखो स्टैट्स भी डालना होता है ऐसे में। अगर वुमन के ऊपर कोई ऐसे आ गया तो हम बोल सकते हैं कि एनसीडब्ल्यू ने बोला है कि कोविड के टाइम में 2% ज्यादा इंक्रीज हो गया है वायलेंस, ये सब तो लिखना ही है, क्योंकि स्टैट्स तो एक प्लस पॉइंट देगा ही आपको। बट अगर आप कंक्लूजन से पहले वे फॉरवर्ड लिखोगे ना, कि मुझे लगता है या फिर हम ऐसा कर सकते हैं इस बारे में, तो वहां से मतलब आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू उभर के आता है बेसिक। क्योंकि चाह क्या रहा है कमीशन, यही चाह रहा है ना कि जो उनके पास बच्चे आ रहे हैं उनका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू हो, सारा बुकिश नॉलेज ना हो। तो वो करना है ऐसे में बेसिकली, और कुछ भी नहीं। इंटरव्यू को लेके क्या अप्रोच थी मैम आपकी? क्योंकि जो दूसरे नंबर ट्रेंड उनका इंटरव्यू तो मैंने देखा था, वो तो बिल्कुल ही सिंपल, जैसे घर में बात करते हैं ना, वो बिल्कुल नॉर्मल वैसे बात करते हैं इंटरव्यू में, कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ भी ऐसा कुछ मतलब उसको आगे ऐसे दिखाने जैसे कि मैस्मराइज समझ बिल्कुल नॉर्मल अप्रोच दे जो इंटरव्यू का मैंने इंटरव्यू। हाँ, हिमानी का इंटरव्यू के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी था? इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी यही है कि जितना आप रॉ रह सको और ऑर्गेनिक रह सको ना, बेस्ट है। मतलब रॉ और ऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं कि आपने रफ ही हो जाना है कि मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। थोड़ा फॉर्मल अप्रोच, बट रॉ और ऑर्गेनिक। क्योंकि जैसे हम क्या होते हैं, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज देख लेते हैं। मैंने भी अपने टाइम में बहुत लोगों के मॉक इंटरव्यूज देखे। तो मतलब जब मैं पहली बार मॉक देने यहाँ आई थी, मेरा बेकार हुआ था मॉक, क्योंकि मैं डरी हुई भी थी, नर्वस भी होते हैं। और एक तो ये होता है कि जो यूपीएससी और एचएएस वाले होते हैं ना, वो किताबों में इतना घुसे होते हैं कि उनको सोशल इंटरेक्शन का इतना टाइम नहीं मिलता। मुझे लगता है ऐसा, आप लोगों का पता नहीं, ठीक है। तो इसमें जितना रॉ और ऑर्गेनिक रह सको ना, उतना रॉ और ऑर्गेनिक। और बेसिकली क्या होता है, इंटरव्यू बहुत ही चिल्ड माहौल में होता है। जो आगे 4 बैठे होते हैं ना पैनलिस्ट, मेन इंटरव्यू के टाइम में, वो आपको इतना मतलब वो कर देंगे ना, जैसे दोस्त नहीं होते वैसे बात कर रहे हैं। बट वहां भूल नहीं जाना है कि हम कहाँ बैठे हैं। मतलब समझ रहे हैं कि कभी कभार होता है ना, वो ऐसे पूछ लेते हैं और बताओ कि ऐसा कैसे, फिर आप भी बड़ा सिंपल अप्रोच लेते हो, हाँ ऐसे 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 नहीं है, थोड़ा बैलेंस अप्रोच। वही मतलब आपने रहना थोड़ा रॉ और ऑर्गेनिक भी है, बट थोड़ा फॉर्मेलिटी भी नहीं भूलनी है कि आप किससे बात कर रहे हो और क्या है। ये इंटरव्यू में वही है जो आप मेंस में लिख रहे हो ना, वही आपने बोलना है आगे। क्योंकि इंटरव्यू सारा ओपिनियन बेस्ड होता है। स्टैट्स बड़े कम पूछते, कोई नहीं पूछता कि कितना प्रतिशत अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, क्या है। वो ये पूछेंगे आपको, अगर हमने ऐसा कर दिया या आपके यहाँ ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे। बस बेसिक चीजें है जो ह्यूमन मतलब कॉग्निशन हमारा जो होता है ना डे टू डे लाइफ का, वही पूछते हैं वो लोग। बट वही है, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी, थोड़ा ऑर्गेनिक और रॉ रहने का है। कुछ आंसर नहीं है ऐसा कोई? सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर, मेरे साथ भी हुआ था। मैं P5 का 5th मेंबर भूल गई थी, परमानेंट 5 का, अपने मेन इंटरव्यू में। तो मैंने बोला मुझे इस मोमेंट में याद नहीं आ रहा कि कौन है। तो वो लोग बड़े अच्छे होते, बोलते कोई बात नहीं, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप चले जाते हैं। जो नहीं आता उसको नहीं बोलना है, मतलब चालाक नहीं बनना है उनके सामने, क्योंकि वो बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं। वो यूं पकड़ लेते हैं कि अच्छा हमको घुमा रहे हैं, ऐसा है। मतलब इसलिए जो नहीं आता नहीं आता, जो आता है वो खुल के बोलना है बस। इंग्लिश प्रेफर करते हैं कमीशन में। इस बार तो सबने इंग्लिश ही प्रेफर किया था। जैसे क्या होता है, हम लोग इतने फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर भी नहीं होते ना। तो जैसे मेरा इंटरव्यू था तो मैं बोल रही थी, तो जो वो कमीशन के हेड थे ना सर, उन्होंने मेरे से हिंदी में क्वेश्चन पूछा। वो लोग हिंदी में ही पूछते हैं, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंग्लिश में आंसर करो। तो वो कुछ पूछ रहे थे, तो थोड़ा ऐसे ही था, मतलब एनवायरमेंट इतना ज्यादा नर्वस भी नहीं हो गई थी मैं। एंड में मतलब मेरे को ठीक लग रहा था, तो मैंने ना हिंदी में जवाब दिया। तो उन्होंने वहां से प्रॉम्प्टली बोला कि हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बोलना है। तो प्रेफरेबली आपको इंटरव्यू हमेशा इंग्लिश में देना चाहिए, हिंदी नहीं करना चाहिए फॉलो। मुझे लाइट है तो दिख नहीं रही। और कुछ बस हो गया।
मैं मैपिंग से रिलेटेड। अच्छा, क्या बोलते हैं इसमें मेंस में? मेंस में भी और जैसे मैपिंग बोलते हैं ना, प्रीमियर ग्राफिक में देखने के लिए हाँ। क्वेश्चन हमारे मैट्रिक्स आ रहे हैं, तो पिछले वाले प्री में भी कुछ ऐसे ट्रिकी से आए थे। पता है, जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उन सब की ट्रिक्स ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे आप ब्लैक सी के अराउंड पढ़ते हो तो ट्रिक्स बनी हुई है ना, उन सब की ट्रिक्स से याद करो। अगर निमोनिक्स याद नहीं, मतलब किसी के बनाए हुए निमोनिक्स याद नहीं हो रहे थे, खुद के बना लो। भले अटपटे हो बट खुद को पता होना चाहिए ना कि वैसे ही है, बस अपने निमोनिक्स बना लो, इसमें कुछ नहीं है। और हाँ, मेंस में आप ज्योग्राफी जब लिखते हो या फिर जब भी कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर का आंसर लिखते हो, ठीक है, हिमाचल बेस्ड कोई क्वेश्चन कर रहे हो, हर जगह मैप डालो, क्योंकि उससे आपका आंसर को एक अपर एज मिलता है। और मतलब मेंस आंसर राइटिंग में मैप्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट बनाने हैं। जीएस पेपर 2 में फ्लो चार्ट मत बनाना, फिर मार्क्स नहीं मिलते। मतलब जीएस पेपर 1 में बना सकते हो, जीएस पेपर 3 में फ्लो चार्ट बना सकते हो, क्योंकि पॉलिटी में वैसे जीएस पेपर 2 में नंबर ही नहीं देते। इस बार भी सबके बहुत कम नंबर है, ठीक है। तो मतलब जीएस पेपर 2 में कभी भी मतलब फ्लो चार्ट मत बनाना, तब नंबर नहीं मिलता। 1 और 2 में फ्लो चार्ट बनाओ, जितने ज्यादा डायग्राम्स हो सकते हो उतना ज्यादा डायग्राम बनाओ, टेबुलर फॉर्म में आंसर लिखो, पॉइंट्स में आंसर लिखो। कभी भी अपना आंसर ऐसे बेस्ड मतलब होता है ना कि पैराग्राफ लिख लेते हैं हम लोग, पैराग्राफ बेस्ड नहीं लिखो, कोई पढ़ता ही नहीं उतना। मतलब मेरी तो अलग अलग अप्रोच थी, क्योंकि मेरे को लगता है कि तीनों का अलग अलग थे। क्योंकि जीएस पेपर 1 तो मेरे को लगता है कि जीएस पेपर 1 ऐसा पेपर है जहां हमको लगता है वो सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि उसमें हिस्ट्री होती है, उसमें आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्किटेक्चर वगैरह हो गया ना, तो उसमें आप डायग्राम्स ऐड कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। टेबुलर फॉर्म में आंसर लिख सकते हो उसमें, क्योंकि टेबल बन सकता है, उसमें डिफरेंशिएशन आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, टेबल्स बनाओ। मतलब जो स्टैंडर्ड लोग आंसर लिखते हैं ना, आपको उनसे हट के आंसर लिखना है बेसिकली। तो वो हट के आंसर कब होगा? जब आप टेबल्स बनाओगे, जब आप डायग्राम्स बनाओगे, फ्लो चार्ट्स बनाओगे बेसिकली, ठीक है। और जैसे कोई सपोज करप्शन का क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है, आपको बोल दिया कि हाँ क्या करप्शन है, मतलब व्हाट इज करप्शन और क्यों है करप्शन, कॉजेस क्या है, ठीक है। तो आप बोल सकते, हाँ पहले आप ये बोल सकते हो इंट्रोडक्शन में कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंक कितना है। तो करप्शन का तो जो भी क्वेश्चन आता है यहीं से स्टार्ट करना चाहिए कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इतना रैंक है। जो इंडेक्सेस है वो यही काम आते हैं, क्योंकि प्री में आपने नोटिस किया होगा इंडेक्स वाले क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। हम याद तो बहुत करते हैं ना कि ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, पर वो नहीं आ रहे आजकल। तो वो इंडेक्स कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? वो इंडेक्स सारे मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और जीएस पेपर 2 में पता क्या है, जीएस पेपर 2 में आप जितना भी अच्छा आंसर लिख लो ना, आपको 3 से ज्यादा नंबर ही नहीं मिलते 8 में से। पता नहीं क्या है, जो एग्जामिनर वहां है वो बहुत कम नंबर देते हैं जीएस पेपर 2 में। और पेपर 3 में भी यही है कि टेबल बना सकते हैं आप लोग डिफरेंशिएट करने के लिए। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में आपका फर्क आ जाएगा, टेबुलर फॉर्म में कर लो। मतलब एक पैराग्राफ लिखने से अच्छा आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, तो जो आंसर चेक कर रहा है ना उसको दिख भी जाएगा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब आपको उसको ज्यादा मेहनत करने की नहीं कोशिश होगी ना, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो जो इजी होगा ह्यूमन बीइंग के लिए फाइंड करना, उसमें ऑब्वियसली नंबर भी ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसको भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आपने ऐसे आंसर लिखना है कि जो आपके मेन पॉइंट है वो हाईलाइट हुए, और अंडरलाइन हमेशा करना है अपने मेन पॉइंट्स को। मतलब कभी कभी लगता है ना कि क्यों अंडरलाइन करना है, नहीं, हमेशा अपने मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना ही करना है, ताकि सपोज मैं हूँ, अब मैंने 10 पेपर चेक कर लिए, मेरा 11वां पेपर है ना, मैं बोर हो गई हूँ चेक करते करते, बट कोई आ गया पेपर जिसने अपने मेन पॉइंट को अंडरलाइन करके रखा है, तो मेरे को दिख रहा है अच्छा इसने ये भी लिखा है, इसने ये भी लिखा, तो वो ऑटोमेटिकली नंबर देगा। वो पूरे सेंटेंस पढ़ता भी नहीं है कभी कभार। तो ये है। मैं आपका piece of advice एक beginner के लिए क्या होगा, जैसे कि first time preparation आ रहा है, तो previous background को नहीं सीखते, तो आपका उसके लिए piece of advice क्या होगा कि वो अपने attempt बचा सके? मेरा पीस ऑफ एडवाइस तो मुझे लगता है कि ये पेपर 2 साल तो आपसे डिमांड करता ही करता है। मतलब बहुत लकी होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका सब हो जाएगा, प्री भी, मेंस भी और इंटरव्यू भी, बट 2 साल तो उनको मिनिमम मेरे को लगता है कि इस एग्जाम के लिए लेके चलना चाहिए। और पीस ऑफ बेस्ट एडवाइस ये है कि अगर आप सीरियस हो ना इस मतलब एग्जाम के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है जब स्टार्टिंग में हम लोग आते हैं ना, तो कोई इतना श्योर शॉर्ट सीरियस नहीं होता कि उसने करना ही है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप स्लो और स्टडी रख सकते हैं अपनी ग्रोथ को। बट वही है कि मैं बोल रही हूँ ना कि 7 में से अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी 5 दिन या 4 दिन भी रखोगे ना, बस समझ लेना कि आप पढ़ रहे हो और आपका हो जाएगा। बट ये नहीं कि 7 दिन में से आप 2 दिन पढ़ रहे हो और बाकी के 5 दिन आप घूम रहे हो, फिर रहे हो। तो यही है कि कंसिस्टेंसी इज द की और बैलेंस इज द की। बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है अपने जीवन में, किसी भी स्फेयर में, इस एग्जाम की नहीं, हर स्फेयर में बैलेंस इज द की। ये इसके सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और मैम जो स्पेशली जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से, स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से,
मैम हमारे लिए होता है कि आपने कोई भी टॉपिक है तो मैम बिल्कुल डेप्थ में जाना है उसके हर एक मॉड्यूल, लेकिन मैम जैसे ये सब्जेक्ट है तो ये बिल्कुल अलग ओरिएंटेशन मांगते हैं कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए उसके बारे में। तो मैम जैसे आपने बताया आपने साइंस बैकग्राउंड से, मैम फिर किस तरह से अप्रोच होना चाहिए? जैसे अगर पॉलिटी का कोई टॉपिक है, कितना पढ़ना है, इतना भी नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल डेप्थ में चले जाना है, फिर कहां तक पढ़ना है? पॉलिटी तो डेप्थ मांगती नहीं है, पॉलिटी तो उतना ही है जितना पढ़ना है। मैम जैसे जियोग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में भी डेप्थ नहीं है। ज्योग्राफी में पता है क्या, अगर आप साइंस इंजीनियर है ना, इंजीनियर्स तो कितने मिले मुझे एनआईटी वाले इस बार, जो साइंस बैकग्राउंड में ना, जैसे सपोज कोई आपका ज्योग्राफी आपने पढ़नी है बेसिकली, ठीक है, क्या करना है आपको? अपना बेसिक क्लियर करना है। हर चीज का की क्या है कि आपका बेस स्ट्रांग हुआ ना, आपका सब स्ट्रांग है। बेसिक क्लियर करनी है और बाद में थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन करनी होती है आपको, और बाकी कुछ भी नहीं है ना। सपोज क्या कर रहे हो आप, सॉइल पढ़ रहे हो कि इंडिया में कितने तरह के सॉइल है ना, जैसे आप पढ़ते हो अभी ज्योग्राफी के लिए क्या करते हो, 11th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी बेस क्लियर करने के लिए, आपने पढ़ लिया बस वही है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। मतलब पढ़ते हैं लोग, माजिद हुसैन वगैरह सब पढ़ते हैं ना, और जो फिजिकल वो ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग ना, ये सब पढ़ते हैं, वो भी पढ़ सकते हो। बट अगर आपने 11th की ज्योग्राफी पढ़ लिया, आपकी बेसिक क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, इतना ही है। पूरा इन डेप्थ भी नहीं पढ़ना है इतना, समझ रहे हो? क्योंकि मेंस में क्या होता है, जैसे मेंस के केस में आपको क्या होगा कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा ना, आपको बहुत ज्यादा आता होगा उस चीज के बारे में, बट आंसर कितना लिखना है, एक ही पेज है 8 नंबर के लिए, इतना A4 साइज, ठीक है। आता तो मुझे भी इतना था ना, फिर मैं सोचती थी कि क्या लिखूं इसमें, बट फिर धीरे धीरे मेरे को पता चला कि सब नहीं डालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही इसमें डालनी है। क्यों? क्योंकि अब पढ़ इतना लिया है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि ये भी डालना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें रैशनलाइज करना आप तब सीखोगे जब आप ज्यादा आंसर लिखोगे और ज्यादा आंसर को इवेल्युएट करोगे, मतलब सर से चेक कराओगे या एक दूसरे का चेक करा करो, तब पता चलता है कि कौन सी चीजें आंसर में आनी चाहिए और कौन सी चीजें आंसर में नहीं आनी चाहिए। ये है। ऑप्शंस में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स मतलब ज्यादा उस पे अप्रोच करना चाहिए या फिर रिवाइज? किसमें? ऑप्शनल जो कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, देखो ऑप्शनल चूज करने का बेस्ट तरीका ये है जिसमें आप खुद मास्टर हो, ठीक है। अब आप सबको पता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है। जब आप जीएसपी पढ़ते हो तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारा फेवरेट होता है ना, कि रिवाइज करेंगे तो चलो एंड में रिवाइज करेंगे फिर भी हो जाएगा। तो ऑप्शनल का मतलब ही यही है जिसमें आपकी मास्टरी और जिसमें आप लोगों से ज्यादा नंबर ले जाओ, क्योंकि ऑप्शनली गेम बनाता है सारी। अगर आप जिसको मतलब जिसमें आपका ज्यादा स्ट्रेंथ है वही ऑप्शनल चूज करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। मैंने भी तभी हिस्ट्री चूज किया क्योंकि हिस्ट्री मेरा स्ट्रेंथ था। ये 84 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन मुझे आपको नहीं आया? किसमें? टोटल जीएस1 के 3 मिला। हाँ, कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा तो इस बार जीएस1 का पेपर पता है बहुत ही ज्यादा अलग सा था थोड़ा। पता नहीं एक डांडरस वो आया था इवेंट बिलासपुर का, मुझे नहीं आता था, पर मैं खाली नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने कुछ ना कुछ लिख दिया उसका, जो मेरे दिमाग ने बोला कि हाँ ये हो सकता है। तो ऐसा होता ही है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको सब चीज आती होगी पेपर में। मतलब सबको ना कोई क्वेश्चन में किसी ना किसी क्वेश्चन का कोई ना कोई लूप होल होगा जो किसी को नहीं आता होगा, किसी को आता होगा। जैसे इस बार पेपर 3 में ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई थी 2023 की, 20 नंबर का क्वेश्चन, और आया था एक एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। किसको पता होता है कि कौन सा एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेजिग्नेटेड है? हमको तो पता ही नहीं है, समझ रहे हो। बट वही है, फिर वहां पे वो ये कि आप खुद के सेल्फ कॉन्शियसनेस से कैसे उस आंसर को लिख सकते हो, क्योंकि खाली छोड़ना तो कोई मतलब समझदारी की बात नहीं है कि आप अपना आंसर छोड़ रहे हो खाली ना, मतलब भरना ही है, लिखना ही है कुछ ना कुछ। ये थैंक यू सो मच।